Dear students, D.P. Mukherjee, Part 2. D.P. मुखर्जी का परिचय और उनके समाजशास्त्र योगदान का परिचय इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब है उनका एक प्रसिद्ध अवधारणा जो D.P. मुखर्जी जिसके लिए प्रसिद्ध है, डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशंस, परंपराओं का द्वंद्व। परीक्षा में D.P. मुखर्जी के ऊपर कभी निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आने की संभावना रहती है कि D.P. मुखर्जी के परंपराओं के द्वंद्व की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, का परीक्षण कीजिए और D.P. मुखर्जी के समाजशास्त्र योगदान को स्पष्ट करते हुए परंपराओं के द्वंद्व की व्याख्या कीजिए। तो D.P. मुखर्जी ने अवधारणा दी थी परंपराओं का द्वंद्व। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कि मुखर्जी द्वंद्वात्मक उपागम के समर्थक हैं। वो भारतीय समाजशास्त्र में मार्क्सवादी परंपरा के या मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं और मार्क्सवादी जो विचारधारा है या यूं कह लीजिए मार्क्सवादी उपागम जो है वो ये मानकर चलता है कि विश्व और समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियां हमेशा मौजूद होती हैं जिनमें लगातार संघर्ष होता है। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा में जग जाहिर है और इस चीज को फॉलो करते हैं D.P. मुखर्जी भी। और दो विरोधी शक्तियां जो होती हैं जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है और इस संघर्ष का जो अंत है वो एक नए समाज के स्वरूप में होता है। संघर्ष की परिणति जो होती है वो एक नए समाज के रूप में होती है जो दोनों ही विरोधी शक्तियों का समन्वय होता है। यहाँ पर जो हिगल ने भी जो अवधारणा दी थी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की और जो मार्क्स ने भी जो अवधारणा दी थी सामाजिक विचारक के रूप में, उसमें जो तीन जो चीज आती हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद का जो विचार है उसको D.P. मुखर्जी ने भारत की परंपराओं का अध्ययन करने में उसको यूज किया, उसको अपनाया। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बताया था कि हर प्रारंभ में हर चीज का एक जो है विचार होता है कोई, और उस विचार को उन्होंने वाद बोला और उस विचार का एक विरोधी विचार होता है जिसको उन्होंने नाम दिया प्रतिवाद का। और वाद और प्रतिवाद में हमेशा से संघर्ष रहता है, टकराव रहता है, झगड़ा रहता है, दोनों के बीच में विरोध रहता है। तो एक तीसरी स्थिति पैदा होती है जिसको नाम दिया गया था संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद। और तीसरी जो स्थिति होती है संवाद, वो एक किस्म का नया समाज होता है, नया रूप होता है जिसमें पहले वाली दो स्थितियां होती हैं वाद और प्रतिवाद, उन दोनों का ही समन्वय होता है, सिंथेसिस होता है। और इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद को थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। भारत में मार्क्स के द्वंद्वात्मक उपागम से प्रभावित होने वाले विद्वानों में चूंकि D.P. मुखर्जी प्रमुख हैं, वे भारत में सामाजिक प्रक्रिया और परिवर्तन के विश्लेषण में परंपराओं के संघर्ष की चर्चा करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सा दिया था संघर्ष का सिद्धांत? उनकी जो पद्धति थी द्वंद्वात्मक पद्धति, और अवधारणा क्या थी? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो उन दोनों सिद्धांतों से चीज ली गई है। पद्धति द्वंद्वात्मक और संघर्ष किसमें? परंपराओं में। और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, मुखर्जी उसी के अनुरूप कहते हैं परंपराओं का संघर्ष। भारतीय परंपरा में अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख D.P. मुखर्जी ने किया
और इस आधार पर परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन का सुझाव डीपी के द्वारा दिया गया। वे भारतीय परंपरा और पश्चिम की परंपरा के संघर्ष की चर्चा करते हैं। अब परंपराओं के द्वंद्व में किसकी चर्चा करते हैं? वो भारतीय परंपराओं और पश्चिम की परंपराओं के बीच में द्वंद्व की चर्चा करते हैं। इसलिए उनके सिद्धांत को क्या कहा गया? परंपराओं का द्वंद्व। मुखर्जी ने परंपराओं के अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया है अपने अवधारणा में। जैसे नगरों में स्वेच्छावाद पनप रहा है, स्वेच्छाचारिता पनप रही है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है, समूहवादी परंपरा खत्म होती जा रही है, या समूहवादी परंपरा का विरोध होता है, यानी सामूहिकता का स्थान व्यक्तिकता ने ले लिया है ना। स्वतंत्रता जो है बहुत आगे चली गई है, वो स्वेच्छाचारिता में तब्दील हो गई है। तो इस तरह से अनेकों प्रकार के द्वंद्व की चर्चा मुखर्जी के द्वारा की गई है। आधुनिकता और परंपरा में द्वंद्व चलता रहता है। उनके अनुसार धर्म से संबंधित परंपराएं आज भी भारत में अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं। उन्होंने भारतीय समाज में पाई जाने वाली परंपराओं के अध्ययन के लिए जो द्वंद्वात्मक प्रारूप बताए हैं, जो डायलेक्टिक मॉडल बताए, वो इस प्रकार से। जो पहला उन्होंने मॉडल बताया, लघु एवं वृद्ध परंपरा में संघर्ष का प्रारूप, लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। डीपी के अनुसार भारतीय समाज में दो प्रकार की परंपराएं लघु और दीर्घ विद्यमान है। लघु और दीर्घ परंपराओं का आप रॉबर्ट रेडफील्ड ने अध्ययन किया था, वो पहले फर्स्ट यूनिट में आप देख चुके हैं। लघु परंपराएं अलिखित होती हैं, परिष्कृत नहीं होती, यानी वो मौखिक होती है। उनका फैलाव क्षेत्र भी सीमित होता है। जबकि दीर्घ जो परंपराएं हैं वो लिखित होती हैं और उनका क्षेत्र जो है असीमित होता है, अर्थात विस्तृत होता है। उनका जो दायरा है वो व्यापक होता है। लघु परंपरा संकुचित होती है, उनका दायरा छोटा होता है। और दीर्घ जो परंपराएं हैं वो लिखित प्रकार की होती है, उनका दायरा व्यापक होता है, विस्तृत होते हैं। और जैसे दीर्घ जो परंपराएं हैं वो लिखित रूप में आप देख सकते हैं भारत के अंदर, मान लीजिए आप रामायण, महाभारत, भगवत गीता और उपनिषदों में जो मिलती हैं वो दीर्घ परंपराएं हैं। मुखर्जी कहते हैं कि दीर्घ परंपराओं से द्वंद्व के फलस्वरूप लघु परंपराएं जन्म लेती हैं। लघु परंपराएं दीर्घ परंपराओं के बीच में द्वंद्व होता है तो जन्म लेती हैं। और भारत में लघु और दीर्घ परंपराओं में हमेशा द्वंद्व विद्यमान रहा है, आज भी देखने को मिलता है। दूसरा जो मॉडल था उनका, पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं, सीक्वेंसेस ऑफ रिनेसांस। मुखर्जी भारतीय परंपराओं के अध्ययन के लिए भारत में हुए पुनर्जागरण के आंदोलनों और प्रयासों का अध्ययन करने का सुझाव भी देते हैं। पुनर्जागरण के द्वारा भी परंपराएं नई नई बदलती रही है, सुधार होता रहा है, परिमार्जन होता रहा है। तीसरा जो प्रारूप उन्होंने दिया था, उच्च और निम्न परंपराओं में द्वंद्व। टर्नर ने परंपराओं को उच्च और निम्न दो भागों में बांटा और मुखर्जी कहते हैं कि ये दोनों जो परंपराएं हैं, उच्च परंपराएं और निम्न परंपराएं, ये दोनों परंपराएं हमेशा द्वंद्व से गुजरती रहती हैं। उच्च परंपराएं परिवर्तन के दौरान नीचे धरातल में जाती हैं और निम्न परंपराएं उच्च शिखर की तरफ अग्रसर होती हैं। ये देखने में आता है समाज में। चौथा मॉडल जो था उनका प्रारूप, वो था आंतरिक और बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। उन्होंने दीर्घ और लघु परंपराएं बताई, फिर टर्नर ने उच्च और निम्न परंपराएं बताई। तो एक और दूसरा जो प्रारूप है वो है आंतरिक और बाह्य परंपराओं का। आंतरिक और बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। भारतीय समाज में समय समय पर भारतीय परंपराओं तथा बाह्य परंपराओं के बीच में संघर्ष होता रहा है। भारतीय परंपराएं मतलब आंतरिक परंपराएं, और पश्चिम की जो परंपरा मतलब बाह्य परंपराएं, दूसरे देश की। प्राचीन काल से ही हमारे देश के ऊपर हुण, शक, कुषाण, मंगोल, यवन आदि आक्रमणकारी या विदेशी आक्रांता लोग आते रहते हैं और उनकी परंपराएं भारत की मूल परंपराओं से हमेशा अलग रही हैं, भिन्न रही हैं।
अब ये जो लोग आए थे, शक हैं, कुषाण हैं, हुन हैं, मंगोल हैं, मुस्लिम, अंग्रेज हैं, ये सब पुर्तगाली हैं, इनका जो है, इनकी जो परंपराओं का संघर्ष है वो भारत की परंपराओं से हुआ, अर्थात भारत की आंतरिक परंपराओं से हुआ। जैसे हिंदूवाद पर प्रहार हुआ, 19वीं शताब्दी का राष्ट्रवाद है, पुनर्जागरण है, सुधार आंदोलन है, ये सब इसी प्रकार की संघर्ष से पैदा होने वाली प्रक्रियाएं हैं। आंतरिक और बाह्य परंपराओं में जब संघर्ष हुआ, अर्थात दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में आप कह सकते हैं, जब भारत की परंपराओं में विदेशी परंपराओं में संघर्ष हुआ, तो उन संघर्ष की परिणाम स्वरूप वो नई चीजें भी पैदा हुई, जैसे पुनर्जागरण है, भक्ति आंदोलन है, सुधार आंदोलन है ना, राष्ट्रवाद है। ये सब चीज वहां से पैदा हुई जब हमारी देशी और उनकी परंपराओं के बीच में द्वंद्व हुआ। पांचवा एक मॉडल और प्रारूप जो दिया है मुखर्जी ने, वो है परंपरा और आधुनिकता में द्वंद्व। यानी जिस प्रकार दीर्घ और लघु परंपरा में द्वंद्व हुआ, निम्न और उच्च परंपरा में द्वंद्व हुआ, और आंतरिक और बाह्य परंपराओं में द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ, उसी प्रकार परंपरा और आधुनिकता के बीच में भी द्वंद्व हुआ। डीपी मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व का भी उल्लेख किया है। उन्होंने क्रमशः वाद और प्रतिवाद के रूप में दर्शाया है। दोनों के संघर्ष से ही आधुनिकीकरण पनपता है, जो दोनों का संबंध भी है। डीपी मुखर्जी का मत है कि आधुनिकीकरण को समझने के लिए परंपरा को समझना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान का अध्ययन भूतकाल के संदर्भ में ही किया जा सकता है। वर्तमान का अध्ययन जो होगा वो आप वैसे अकेले नहीं कर सकते, पहले उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना जो है वो भूतकाल से की जाएगी। इसी प्रकार आधुनिकीकरण का अध्ययन आप अकेले नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते, उसको परंपराओं के संदर्भ में समझना पड़ेगा। अर्थात आधुनिकीकरण को समझने से पहले, मॉडर्नाइजेशन को समझने से पहले उस देश की या उस समाज की ट्रेडिशंस को, जन रीतियों को, प्रथाओं को, रूढ़ियों को समझना पड़ेगा। इस प्रकार से डीपी मुखर्जी ने भारत में समाज शास्त्र के लिए एक व्याख्यात्मक पद्धति के महत्व पर जोर दिया, बल दिया कि भारत की परंपराओं की व्याख्या करनी चाहिए सारगर्भित तरीके से, तब आप उसको जो है स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो व्याख्यात्मक पद्धति पर उन्होंने बल दिया और स्पष्ट रूप से अनुभाविक प्रवृत्ति को अस्वीकार किया। जो एम्पिरिकल स्टडी थी उसको उन्होंने नकारा एक तरह से, और वो ये विशेष रूप से बार बार जोर देते रहे कि आप भारत की परंपराओं का अध्ययन कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, उसके बाद आप जो है आधुनिक चीज को समझ पाएंगे। और अपनी स्वदेशी पद्धति उन्होंने अपनाई, एक तरह से भारत की परंपराओं की व्याख्या की और अनुभविक अध्ययन से अपने आप को दूर रखा। थैंक यू।